गणेश जी, आप जन अधिकार पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हैं। आप दानापुर सेक्टर 4 से जिला पंचायत सदस्य हैं और आपने जब से जिला पंचायत सदस्य जीता है और फिर जन अधिकार पार्टी का जिला उपाध्यक्ष पद हासिल किया आपने, और इन दिनों आपकी चकिया विधानसभा में सक्रियता बेहद बढ़ गई है। तो क्या आप चकिया विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के टिकट पर दावेदारी कर रहे हैं? जी, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरे जनपद का दौरा करूं, जनपद में लोगों के समस्याओं को नज़दीक से देखूं। इस क्रम में चकिया में मेरा आना जाना जरूर थोड़ा बढ़ा है। मैं वहां देख रहा हूं कि चकिया में विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार चकिया हुआ है। तो यदि पार्टी को लगेगा, हमारे मुखिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगेगा कि गणेश प्रसाद को लड़ना चाहिए चुनाव, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन ये पूरा का पूरा निर्णय पार्टी का निर्णय होगा। मैं पार्टी के निर्णय के साथ उनके हर एक विचारधारा, हर नीति के साथ मैं साथ चलता रहूँगा। लड़ना न लड़ना वो पार्टी के, लड़ाना न लड़ाना पार्टी के हाथ में है। अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल। अगर आपको टिकट मिलता है तो आप सपा, बसपा, भाजपा जैसी बड़ी जनाधार वाली पार्टियों के बीच में अपनी जीत कैसे तलाशेंगे? आपके जन अधिकार पार्टी का इस 2022 विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडा क्या है? जी, जन अधिकार पार्टी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा कि जन अधिकार पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, अपितु एक विचारधारा है। तो सबसे पहली बात जो हम लोग सोचते हैं, जन अधिकार पार्टी के मुखिया की जो सोच है कि इस देश में 70% आबादी गाँव में रहती है, तो जो देश के संसाधन है, जो सुविधाएं हैं, वो भी 70% गाँव को ही मिलनी चाहिए। न्याय पंचायत स्तर पे कम से कम अस्पताल की व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था, डिग्री कॉलेज की व्यवस्था, और जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 है, जिसको लागू करके सस्ता व सुलभ न्याय की व्यवस्था गाँव में ही हो। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि 112 पुलिस का लाभ लोगों को मिलता है, 108 एम्बुलेंस का लाभ लोगों को मिलता है, उसी प्रकार अगर ग्राम न्यायालय अधिनियम हो जाए तो उसका भी लाभ लोगों को मिलेगा। यह हमारी पार्टी की मूल विचारधारा है कि हम इन कामों को करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात कि 2014 में जब मोदी जी उससे पहले कहते थे कि मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो देश बेच रहे हैं, और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात करते थे। बताइए कहाँ भ्रष्टाचार रुक गया, किस ऑफिस में लेन देन रुक गया है? आज भी देश को उसी तरह लूटा जा रहा है, उसे खोखला किया जा रहा है। जो देश के विकास के लिए जो तमाम योजनाएं हैं और जो सब्सिडी के नाम पर जो पैसा का जो लूट खसोट होती है, तो जन अधिकार पार्टी इसे मतदाता वृत्ति के नाम पर डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा लोगों तक उसको डायरेक्ट पैसे को पहुंचाएगी, ताकि ये करप्शन का जो रोल है ख़त्म हो, लोग इसमें लूटपाट न कर पाए, अधिकारी और नेता इसे लूट न सके। ये जनता का पैसा है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। तो जो जनता है, जो वोटर हैं, उनका हक बनता है सब्सिडी के पैसे पर। इसे काफ़ी बहुत बड़े पैमाने पर इसकी लूट होती है। तो जन अधिकार पार्टी, मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास पूरा रोड मैप है, और सही मायने में हम लोगों का दिल गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए धड़कता है। हम चाहते हैं कि सबकी समानता सुनिश्चित हो, एक ऐसा राष्ट्र बने जहां जो महापुरुषों की जो सपना था, जो सोच था, एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण हो। रैदास जी कहते हैं ना कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रहे रैदास प्रसन्न। उस तरह की सोच का हम भारत बनाना चाहते हैं। गणेश जी, अभी आपने अपनी पार्टी का एजेंडा बताया, लेकिन मेरा प्रश्न अधूरा रह गया कि मान लिया जाए अगर आपको पार्टी विधानसभा टिकट देती है तो सपा, बसपा, भाजपा आदि प्रमुख पार्टियां के बीच में आप अपनी जनाधार को कैसे तलाशेंगे? कैसे जनता को अपनी तरफ से कन्विंस करेंगे कि वो आपको वोट करे? सर, सबसे पहली बात कि जो बड़ी पार्टियों की बात होती है, कोई पार्टी बड़ी या छोटी नहीं होती।
जिस पार्टी के साथ जनता खड़ी हो जाएगी वो पार्टी बड़ी हो जाएगी। और जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं उन्होंने 4-4 बार शासन किया। जो अभी वर्तमान पार्टी है उसका ये हालत देख ही रहे हैं, जो देश के जो कानून व्यवस्था से लेकर तमाम मुद्दों पे, महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर शिक्षा से लेकर तमाम मुद्दों को आप देख ही रहे हैं। बात ये नहीं है कि इन बड़ी पार्टियों का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि भारत की जो राजनीति का एक दुर्भाग्य है कि कहीं न कहीं जातिगत आधार पर राजनीति होती है। लेकिन जन अधिकार पार्टी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करती है। यहाँ किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं है, हम सबको हक हिस्सा देने की बात करते हैं। तो हमारे पास एक विजन है, एक सोच है, और उस पर सोच पर काम करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। इसलिए जनता हमारा साथ देगी और जनता जिसके साथ खड़ी हो जाएगी वही पार्टी बड़ी हो जाएगी। गणेश जी, पार्टी कार्यकर्ताओं में ऐसी चर्चा है कि आप जन अधिकार पार्टी से विधानसभा 2022 के लिए दावेदार माने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि चकिया विधानसभा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? जी बिल्कुल। चकिया को जब आप नज़दीक से देखेंगे तो जो वहाँ पर जो सुरम्य वातावरण है, जो प्राकृतिक स्थिति है, जो पहाड़ हैं, घाटियाँ हैं, झरने हैं, झील हैं, बड़े बड़े घास के मैदान हैं, चकिया को एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। और यदि इस पर ईमानदारी से काम हो, यदि आप चकिया को एक पर्यटन स्थल के रूप में पूरे अच्छे ढंग से विकसित कर सकते हैं तो वहाँ के लोगों की बहुत सारी समस्याएं यूं ही दूर हो सकती हैं। तमाम लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और सड़कों की स्थिति, मेन सड़क तो कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन जो ही आप गाँव की तरफ जाते हैं ये नहीं लगता कि गाड़ी से जाने के बाद फिर मिस्त्री न बुलवाना पड़ेगा। जो गड्ढा मुक्त सड़क की लोग बात करते थे कि 2 महीने 4 महीने में कर देंगे, आज भी गड्ढा युक्त सड़कें ही हैं। और इसी तरह सड़कों को ठीक किया जा सकता है। सड़कों के किनारे जो गंदगी है, खुले में शौच मुक्त जो भारत और चकिया की या चंदौली की बात होती है वह भी हवाई दवा है। आप कहीं भी सड़कों के किनारे किसी गांव के अगल बगल निकल जाइए, एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर यदि ईमानदारी से काम करे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ मिलकर तो इस समस्या को दूर किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, उनको उठाना होगा और लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो। सबसे बड़ी बात कि जनप्रतिनिधि का मतलब ये नहीं होता कि आप चुनाव जीत गए और आप राजाओं की तरह व्यवहार करने लगे। जो पहले के राजा महाराजा अपनी जनता को हाथी के पैरों तले कुचलवा देते थे, जिस तरह आज के लोग, लखीमपुर खीरी का घटना आप देख रहे हैं कि गाड़ी से कुचल दिया गया किसानों को। तो हम लोगों का जो मानना है कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो सेवक होता है। उसे जो तनख्वाह मिलती है, जो पेंशन मिलता है, जो सुविधाएं मिलती है, वो जनता के गाढ़े पसीने की कमाई है। जो उसके हृदय में एक भाव होना चाहिए कि जनता ने मुझे चुना है तो उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, सेवा के लिए चुना है। तो जब तक हम जनता के बीच नहीं जाएंगे, उसकी समस्याओं को नहीं समझेंगे, उनके दुख दर्द को, अपना दुख दर्द महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम जनता का काम नहीं कर सकते। तो जो जन अधिकार पार्टी की जो विचारधारा है कि हम जमीन से जुड़े लोगों को, जो जनता के बीच रहते हों, जो उनके दुख दर्द को महसूस करते हों, हम ऐसे लोगों को ही टिकट हमारी पार्टी देने के लिए कृत संकल्पित है। और निश्चित रूप से हम लोग इस देश में एक नई राजनीति, एक नई शुरुआत करके दिखाएंगे। तो आपने इतनी पार्टियां होने के बाद भी जन अधिकार पार्टी को क्यों चुना? सबसे पहले यह बात जाननी जरूरी है कि जन अधिकार पार्टी क्या है। जन अधिकार पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, अपितु एक विचारधारा है। हम केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, अपितु व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। आज़ादी के 74 सालों के बाद भी जो देश में जो असमानता का स्तर है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक तमाम मुद्दों पर दबाए जा रहे हैं, उनके हक अधिकार उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो जन अधिकार पार्टी
इस नारे के साथ आई है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इसके लिए हमारे पास, हमारी पार्टी के पास, हमारे मुखिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के पास पूरा एक रोड मैप है कि किस प्रकार हम सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए एक अच्छे और एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं, इस भारतवर्ष की राजनीति दो तरह की विचारधाराओं पर आधारित है। एक है दक्षिणपंथी विचारधारा और एक है वामपंथी विचारधारा। जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, जो ये चाहते हैं, जो आज सत्ता में हैं देश से लेकर प्रदेश में, जिनकी एक विचारधारा है कि इस देश के सभी संसाधनों का केंद्रीकरण कुछ मुट्ठी भर हाथों में हो जाए। आज आप देखिए, विश्व असमानता सूचकांक की रिपोर्ट देखिए, उसमें 157 देशों में भारत का 147वां स्थान है। भारत के 1% लोगों के पास देश की 73% संपदा है। उसी प्रकार जो तमाम इंडेक्स हैं, चाहे वो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स हो, विश्व भूख सूचकांक में भी भारत 101वें स्थान पर है 116 देशों में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी 149 देशों में 139वां स्थान है। तो जो देश में जो इतनी असमानता है, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, और वो पीछे जा रहे हैं। और स्विस बैंक में, जिसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री काले धन को लाने की बात करते थे, आपको पता है कि उसमें काला धन और 3 गुना बढ़ गया है। तो इस तरह की जो नीतियां बन रही हैं, जो देश में जो एक अराजकता, एक अव्यवस्था का माहौल है, उसको जवाब देने के लिए हम लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को जन अधिकार पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ी। और आज जन अधिकार पार्टी सबसे तेजी से बढ़ रही एक राजनीतिक पार्टी है। उसी तरह जो दूसरी विचारधारा है, जिसको वामपंथी विचारधारा कहते हैं, जो लोग गरीबों के हिमायती होने का दावा करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम उन घरों में दिया जलाने आए हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है, लेकिन गरीबों के घर में दिया तो नहीं जल पाया, हाँ अपने घर में उन्होंने पावर हाउस जरूर बैठा लिया। इस क्रम में आप सपा बसपा जैसी अनेक पार्टियों का नाम ले सकते हैं। आज जो देश का गरीब दलित वर्ग है, वो दोराहे पे खड़ा है। तो उनको एक मार्ग दिखाने के लिए, उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए जन अधिकार पार्टी की आवश्यकता पड़ी। जो हमारे देश के जो ज्योतिबा फुले साहब, पेरियार साहब, गाडगे साहब, साहू जी, अंबेडकर जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उसी विचारधारा पे हम लोग जन अधिकार पार्टी काम कर रही है कि सबको, सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, सबको उसका हक हिस्सा मिले। गणेश जी, आप वर्तमान सरकार पे तमाम आरोप लगा रहे हैं। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर भी NRHM घोटाले का आरोप लगा हुआ है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये इस देश का दुर्भाग्य है, एक विडंबना की बात है कि जो इस समाज में गरीबों के, दलितों के पक्ष में बोलेगा, उस पर तमाम आरोप लगेंगे, उसे जेल भी जाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि जब बिहार की धरती से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिनको बिहार लेनिन भी कहा जाता है, जब वो उनके नारों से पूरा भूचाल आ गया, एक राजनीति एक नई करवट लेने लगा कि अब देश के जो शोषित हैं, जो लोग हैं, उनका कुछ कल्याण होगा। उस समय उनकी राजनीतिक हत्या भरे मंच पर उन्हें गोली मार दी जाती है। आपको पता है, उन्हें घसीट कर ले जाया जाता है। बाद में जब उसी विचारधारा को, फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश की धरती पर मान्यवर कांसीराम साहब के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मुखिया माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और शोषितों पीड़ितों की जब उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो बाद में सामंतवादियों द्वारा षड्यंत्र करके उन्हें घोटाले में फंसाने का काम किया गया। आपको यह जानकर सर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत के इतिहास में आपको ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि बिना कोई जुर्म साबित हुए किसी इतने बड़े नेता को 4 साल अंडर ट्रायल जेल में रखा जाता है।
और आज तक कुछ साबित नहीं हो पाया, न हो पाएगा। क्योंकि फिर मैं वहीं आता हूँ कि जब जब इस देश में कोई गरीबों के, दलितों के हक की लड़ाई लड़ेगा, उस पर आरोप भी लगेंगे, उसको जेल भी जाना होगा, उस पर तमाम आफत विपत आएंगे।